Hello, friends. Welcome to An Academy Studio Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing the summary course of Lakshmikant for Polity. My friends, जब हम ये टॉपिक्स कर रहे थे ना तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है जिनको लास्ट में समराइज करते जाओ तो इट विल ऑलवेज मोर बेनिफिशियल. इसको बोलते टोटलिटी में हो जाना. ओके, यू गेट अ कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट. तो इसमें देन मैं जो हमेशा एडवोकेट करता हूँ विद रिगार्ड्स टू दिस पार्ट, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दैट फाइनली आपको एक कंटिन्यूएशन और कनेक्शन की जरूरत पड़ती है. यू वांट टू पास दिस एग्जाम, प्लीज याद रखना आपकी इस एग्जाम में फैक्ट्स की 20% रिक्वायरमेंट है, 80% शायद उससे भी ज्यादा इस कनेक्शन कि ये फैक्ट्स रेलेवेंट क्यों है. मेरी बात समझने की कोशिश करो. ओके, कोई नहीं पता करना चाहता तुमसे, कोई भी नहीं बात ये पता करेगा, कभी नहीं पूछेंगे तुम्हें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे या कितने मेंबर्स मुस्लिम लीग के थे. ये कोई नहीं पूछने वाला. ओके, सो अगर आप इसमें कोई टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कृपा करके अपनी किताबें बंद कर दो. ओके, बट वो जरूर ये पूछेंगे कि तुम्हें अगर ये मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 मेंबर्स थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, 15 अदर्स थे, तो तुम ये बात बोल सकते हो. तो मुझे इस बात से नहीं मतलब है कि 208 थे, लेकिन ये बात इस क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है या उसमें ये आ सकता है इट वाज डोमिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हें कनेक्शन होना चाहिए. व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ दैट? ओके, मुझे उस इंफॉर्मेशन से क्या सब्सटेंस मिलता है, इसके मार्क्स है माय फ्रेंड्स. ये तुम्हें मसूरी पहुंचाएगा. बाकी सब तुम्हारा टाइम वेस्ट है और वो गलत फहमियों के शिकार है जो याद करते रहते हैं दुनिया भर की बातें, ओके, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला. राइट, सो डोंट ट्राई टू डू दिस पार्ट. ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टोटलिटी. और जब टोटलिटी पढ़ते हैं ना माय फ्रेंड्स, तुमने कभी इस बात को गौर किया कि वाई इज यूपीएससी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है? उसका रीजन ये है माय फ्रेंड कि हमें ये बात समझ में आनी बड़ी जरूरी है, एंड इट इज वेरी क्रूशियल कि ऐसा जैसा है वैसा क्यों है. राइट, व्हाट वाज द बिगिनिंग. राइट, यहां से शुरुआत हुई थी, आज हम कहां हैं. वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, देन वी कैन डू कंपेरेटिव स्टडी. पहले ठीक था कि बाद में ठीक था? भाई तुम्हें मालूम ही नहीं पहले ठीक था कि पहले क्या था, तो तुम्हें ठीक था या बुरा था क्या मालूम पड़ेगा? सो द पॉइंट हियर इज लेट अस अंडरस्टैंड टुडेस चैप्टर विच इज फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, जो कि शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फेडरलिज्म, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, सब कुछ मर्ज कर देगा. Also, it will include the history of the Constitution of India, Mountbatten Plan, and the partition of India into India and Pakistan. Everything will come together. अगर तुम्हें यह चैप्टर समझ में आ गया, राइट, और अगर तुम इसके बारे में एक होलसम स्टोरी बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, इट विल गिव यू अ कंप्लीशन स्ट्रक्चर. ओके, अब मैं इसलिए ये स्टेज पर कर रहा हूं बिकॉज करीब करीब 90% ऑफ समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी हो चुका है. राइट, अब आ गया है वक्त टू कनेक्ट द डॉट्स. ओके, सो आज का चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और इसमें सारे पर्सपेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, फेडरलिज्म, एवरीथिंग विल कम टुगेदर. ऐसे पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. आईएएस के एग्जाम है ये, तुम्हारे स्कूल की केजी या 10th के बोर्ड्स की नहीं है जिनको आप रट वट के निकल जाओगे. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम हिंदुस्तान के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो. हमें तुमसे उम्मीद है कि कल तुम डिसीजन ले पाओगे. राइट, और जब तुम्हें डिसीजन लेने का पहले बुद्धि तो होनी चाहिए ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. रट के थोड़ा ना मुझे पता करना है, हाँ जी सर कितने स्टेट्स है, 1 2 3 4 5, मुझे क्या पता है? वो तो मैं भी गूगल से पूछ सकता हूं. बट गूगल मुझे ये नहीं बात बता सकता कि अगर 2 स्टेट्स में डिस्प्यूट है तो मैं उस स्टेट को उन डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करूं, स्टेइंग विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस चीज के मार्क्स है माय फ्रेंड्स, ये यूपीएससी ढूंढ रहा है तुम लोगों में. राइट, अगर तुम्हें यही नहीं मालूम है कि वो ढूंढ क्या रहे हैं तो क्या निकालोगे तुम? देयरफॉर बहुत जरूरी है तुम्हें एक गाइडेंस फोर्स की. ये गाइडेंस फोर्स कोई भी हो सकता है. ओके, तुम्हारे पापा हो सकते हैं, तुम्हारी मम्मी हो सकती है,
तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, बट अकेले गुजर जाने की कोशिश मत करना इस एग्जाम में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आइंस्टाइन हो, 0.1% पे हो, तो मैं तुम्हारे से बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके, कृपा करके मेरे शब्द मुझे वापस कर दो, मैं भी ले लेता हूं। ओके, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यू रिक्वायर गाइडेंस, तो ज्यादा वक्त मत बर्बाद करो। ऑफलाइन तो ऑफलाइन ले लो। ओके, आई टीच थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट ऑन माई ऑफलाइन कोचिंग। मैं विजन आईएएस में पढ़ाता हूं, मैं आई टीच एट वेरियस अदर प्लेसेस। लेकिन अगर तुम्हें ऑनलाइन मौका मिल रहा है तो ऑनलाइन के लिए प्लस प्लेटफॉर्म इज एन ऑसम प्लेटफॉर्म। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप बोल रहे हो शायद। यस, व्हाई? बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक टीचर नहीं मिलेगा। इंडिया के 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा एजुकेटर्स ने अपने अपने प्लस कोर्सेस इस प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं। वो जब तुम इनको सब्सक्राइब करते हो तो तुमको सारे के सारे एजुकेटर्स के प्लस कोर्सेज एक साथ अवेलेबल मिल जाते एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। पूरा एक साल सारे सब्जेक्ट्स, मेरा पॉलिटी का कोर्स, ऐसे हिस्ट्री, सोशियो, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोर्स फॉर एन एंटायर 1 ईयर पीरियड आपको 40,000 में अवेलेबल है, अलॉन्ग विद एन ऑसम टेस्ट सीरीज ऑल्सो। उसमें भी आप पैसे बचाओ। यूज द कोड SIDLIVE सिड लाइव, प्रेस अप्लाई बटन। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। 36,000 रुपीज में एक साल का पूरा कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स विद द टेस्ट सीरीज, 1-to-1 डाउट सेशन। इससे भी सस्ता कुछ हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स, 2 ईयर का कोर्स है, 64,000 में तुम्हें अवेलेबल है। इसमें कोड यूज करो SIDLIVE सिड लाइव, प्रेस अप्लाई बटन। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अ 10% डिस्काउंट। 57,600 में तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स विल बी अवेलेबल। एक बार डिवाइड करो, तुम्हें पता चलेगा पर मंथ पर ईयर क्या कॉस्ट पड़ रहा है। गेट सब्सक्रिप्शन पर लिंक पर जाओ, 12 मंथ चूज करो, 24 मंथ चूज करो एंड सिड लाइव, जहां रेफरल कोड है वहां पे मेरा कोड यूज कर दो SIDLIVE, थोड़े पैसे बचा लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड वेलकम टू माय कोर्स। इस तरह से मेरा कोर्स दिखाई देगा, ऐसे हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स दिखाई देगा। ये है कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। माय फ्रेंड्स, 77 लेक्चर्स लूंगा मैं। 77 लेक्चर्स में जनवरी 2020 तक मैं तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। इट विल बी ओवर। ओवर मींस इट इज ओवर। उसके बाद तुम्हें सिर्फ टेस्ट की या रिवीजन की आपको प्रैक्टिस करनी है, रेस्ट विल बी डन। आज का टॉपिक मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ इंडिया करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। ओके, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। वेरी गुड। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो हमें आर्टिकल 1 पढ़ना है। ओके, आर्टिकल 1 की हेडिंग नेम इन द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये बोला है, ध्यान से सुनना माय फ्रेंड, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एक लाइन ना, इस पर आप एक बुक लिख सकते हो राइट, अगर तुम्हें समझ में आए। और नहीं समझ में आए तो बहुत सारे लोगों को हमारा फर्स्ट आर्टिकल का फर्स्ट लाइन भी नहीं मालूम है, पता नहीं वो क्या सोच के आईएएस एग्जाम देने जा रहे हैं, बट जो भी है। ओके, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन जो इसके बाद का पार्ट है दैट इज द मोर क्रूशियल पार्ट, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से आया। उसमें आया द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब इंडिया में जो जो भी स्टेट्स एंड टेरिटरीज है उसके वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। और तुम्हें मेरे ख्याल से अब मालूम है कि फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है। फर्स्ट शेड्यूल वो लिस्ट होती है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में लिखी गई है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। फिर सुनो, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो माय फ्रेंड्स, टेरिटरी बहुत बड़ा वर्ड होता है। ओके, द वर्ड टेरिटरी बहुत बड़ा वर्ड है, इट्स अ ब्रॉड वर्ड। ओके, तो हमारे यहां पर टेरिटरी एक अलग कंपोनेंट हो गया, स्टेट्स एक अलग कंपोनेंट हो गया। सर कैसे फर्क है? बेटा फर्क यह है कि जो स्टेट्स है वो एक पॉलिटिकल यूनिट है, उसको हमने डिफाइन कर दिया है राइट, और उसके साथ यूनियन गवर्नमेंट का या यूनियन का एक रिलेशनशिप है जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कल मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना देता हूं तो क्या वो स्टेट बन गया? जरूरी नहीं है। बहुत टाइम तक हो सकता है हम उसको सिर्फ एक टेरिटरी के ट्रीट करें। जैसे
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर को हम टेरिटरी तक ट्रीट कर रहे थे जब तक अगस्त 5 2019 वाला स्टेटस नहीं आया। तो अगर आपने पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे जहां पर द स्टेट्स डिफाइंड है, मैंने क्या बोला, द स्टेट्स डिफाइंड है, तो मैंने नोटिस किया कि उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इंक्लूड्स द स्टेट्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कब तक था? ये था 5 अगस्त 2019 तक। ओके, और अब हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस हटा दिया, और तुम्हें मालूम भी है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को अब वी हैव डिवाइडेड इनटू यूनियन 3 यूनियन टेरिटरीज। वेरी गुड सर। सो द पॉइंट हियर इज कि स्टेट अलग, टेरिटरी अलग। अब यहां तक हम बात पहुंचाए कैसे? ओके, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे मतलब एक्चुअली पीछे चलते हैं, अनडिवाइडेड इंडिया पे चलते हैं। हम चलेंगे अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया था। ओके, एक बहुत जनरल स्ट्रक्चर। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड द अनडिवाइडेड इंडिया, राइट? सो यू हैव टू गेट ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ दिस पार्ट। जब हम इस ब्रॉड पिक्चर को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अनडिवाइडेड इंडिया क्या है। ओके, अनडिवाइडेड इंडिया वॉज अ ह्यूज स्ट्रक्चर जिसको हम ब्रॉडली दो पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड कर रहे थे। वन वर कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स, दूसरे को बोलते थे प्रोविंसेस। बात समझने की कोशिश करो, बहुत मेजर गड़बड़ है इधर। नाउ इसमें जो मैंने ये मार्क्ड वाला वर्ड है, ये जो मार्क्ड वाला पार्ट है, ओके, सो you have Travancore, you have Mysore, you have Hyderabad, you have Rajputana, you have Balochistan, you have Kashmir। ये सारे एरियाज जो है these were called as रजवाड़ास। इनको क्या बोलते थे? रजवाड़ास, यानी कि प्रिंसली स्टेट। और बाकी जैसे है तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, बंगाल, ये सबको बोला जाता था प्रोविंसेस। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉड पिक्चर हियर? नाउ जब ये हमारे पास अनडिवाइडेड इंडिया था तब हमारे पास दो मेजर पॉलिटिकल यूनिट्स थे। नाउ इसमें फिर आपको कुछ समझना पड़ेगा। जब आपको ये बात समझ में आएगी तब आपको ये पिक्चर क्लियर आएगी कि जो प्रोविंसेस थे ना माय फ्रेंड्स, वो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग कॉलोनीज थे। क्या थे वो? एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई प्रोविंस, कोई कॉलोनी वर्ड था, तुम्हें मालूम है ना, हम बोलते हैं इंडिया वॉज अ कॉलोनी टू द इंपीरियल पावर ऑफ इंग्लैंड। हमने क्या बोला? इंडिया वॉज अ कॉलोनी टू द इंपीरियल पावर ऑफ इंग्लैंड। ओके, नाउ लेकिन जो एक्चुअली सही मायनों में जो कॉलोनी थी, जो सही मायनों में कॉलोनी थी, वो प्रोविंसेस थे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसीलिए बोल रहे हैं माय फ्रेंड्स, बिकॉज इन कॉलोनी के पास कोई भी लीगल या पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं थी, राइट? लेकिन क्या नहीं थी? ना थी लीगल, ना थी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रजवाड़ास थे, उनके पास पॉलिटिकल एंड लीगल इंटरनल ऑटोनॉमी थी। मतलब क्या? तो निजाम ऑफ हैदराबाद को बोला गया था कि डियर निजाम ऑफ हैदराबाद, ये एरिया है ना, ये हैदराबाद है। तो बोला ठीक है सर, ये तो मुझे भी दिख रहा है। तो बोला कि यहां के अंदर ना तुम्हारे पास लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं, तुम अपना ऐश करो। ओके, द पॉइंट और डिफरेंस इज हियर। ओके, इसके बाहर जो भी डिफेंस है या जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स का, फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस का जो कुछ भी लेना देना है, राइट, वो हम करेंगे। हम मतलब कौन? ब्रिटिशर्स करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक बड़ा खतरनाक अग्रीमेंट था, अरेंजमेंट था, जिसको स्यूजरैंटी बोलते थे। तो इसको बोलते थे कि वी हैव एक्सेप्टेड द स्यूजरैंटी। ओके, ये बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप था। सो रजवाड़ास का अलग रिलेशनशिप था और द रिलेशनशिप ऑफ प्रोविंसेस विद इंग्लैंड अलग था। तो बेचारे प्रोविंसेस के पास ना लीगल पावर थी ना पॉलिटिकल पावर थी। रजवाड़ास के पास इंटरनली लीगल एंड पॉलिटिकल कंप्लीट, लिटरली ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी थी। तो भाई थोड़ा सोचो कि विद इन वन कंट्री दो अलग अलग पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हुए पड़े। विद इन वन कंट्री देयर आर टू डिफरेंट पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। बात समझ में आ गई? चलो, अब सर इससे क्या फर्क पड़ा? इससे यह फर्क पड़ा माय फ्रेंड्स कि जब हमको इनको डिवाइड करना है तो भी अरेंजमेंट बदलेगी। तो बोला सर कैसे?
फिर हुआ एक दिन व्हाट इज कॉल्ड एज, जो दिन वी सैडली रिमेंबर एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम लाइंस। ओके, तो हमने दो एरियाज बनाए, ऑन द ईस्ट वॉज ईस्ट पाकिस्तान एंड ऑन द वेस्ट वॉज वेस्ट पाकिस्तान। नाउ प्लीज लैंग्वेज को पकड़ना, ऐसे समझ में आएगा नहीं। द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स ऑफ सम एरियाज, मैंने क्या बोला, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज ऑफ सम एरियाज वेंट टू पाकिस्तान, जैसे वेस्ट पंजाब वेंट टू पाकिस्तान, ओके, ईस्ट बंगाल वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, राइट। सिमिलरली सिंध वेंट टू पाकिस्तान, एंड उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिलेक्ट रीजन ऑफ असम, ये सारे गए पाकिस्तान में। और इनका काम, ये जो पार्टीशन वर्ड आया, ये पहली बार आया माउंटबैटन प्लान से। माउंटबैटन प्लान को 3 जून प्लान बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? 3 जून प्लान। क्यों बोला जाता है, सर दिमाग लगा लेते, बिकॉज 3 जून को दिया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन बैठे, और लॉर्ड माउंटबैटन ने जिन्ना, नेहरू एंड सब प्रिंसली स्टेट्स को अग्री कराने के लिए भेजा गया था कि लेट अस फिनिश ऑफ दिस प्रोसेस, कि कौन ये अनडिवाइडेड इंडिया रहेगा एज अ डोमिनियन की पार्टीशन चलेगा। जिन्ना की कंटिन्यूस डिमांड थी कि हमको सेपरेट पाकिस्तान डोमिनियन चाहिए, हमको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। नाउ ऑन February 20th 1947, 20th February 1947 को क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, जो नए नए बने थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है दैट मैक्सिमम बाय जून ऑफ 1948 हम ये हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, हम इंडिया को छोड़ देंगे। धमाका हो गया माय फ्रेंड्स हमारे कंट्री में। क्यों ऐसा कंट्री में धमाका हो गया? हम 300 साल से वेट कर रहे थे इन लोगों का कि भाई ये चले जाए, ये जा ही नहीं रहे थे, राइट। और जब ये जा रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि हम कितने अनप्रिपेयर्ड है यार, अभी तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना है, और अचानक इतनी सारी कंफ्यूजन हो गई, चारों तरफ र्यूमर्स हुए, हिंदू मुस्लिम राइट स्टार्ट हो गए, स्पेशली बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना वाज डिमांडिंग कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए। ओके, बहुत मनवाने के बाद भी जब वो बात नहीं माने तो लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा गया, और लॉर्ड माउंटबैटन ने सबको साथ में बिठाया और जिन्ना साहब को पूछा कि जिन्ना जी आप क्या चाहते थे। जिन्ना जी ने बोला कि सर हम तो पाकिस्तान चाहते हैं। तो माउंटबैटन प्लान ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ये तुम्हारा प्रीलिम्स क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, ये लो जी पार्टीशन करते। ओके, और जब पार्टीशन किया गया तो पार्टीशन करने के लिए कोई लाइन भी बनाई जाएगी। तो ईस्ट एंड वेस्ट के लिए 2 सेपरेट बाउंड्री कमीशंस बनाई गई, जिसको हेड किया गया बाय रैडक्लिफ, साइरिल रैडक्लिफ ने। नाउ रैडक्लिफ साहब एक्चुअली बड़े ही ठीक भी बोल सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ठीक कैंडिडेट थे, हमारे लिए उन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी। वाई? बिकॉज रैडक्लिफ के पास कोई नॉलेज नहीं थी विद रिगार्ड्स टू इंडिया, वो हिंदुस्तान कभी आए नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उनको कुछ 1.5 या 2 महीना दिया गया, यू कैन काउंट दैट यार, यही देख लो, 3 जून 1947 ये है, और अगस्त 1947 में तो हम आजादी हो गए। तो उनके पास अबाउट 1.5-2 मंथ्स थे टू डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है इंडिया एंड पाकिस्तान के, अगर ये बॉर्डर पे फुल स्पीड भी गाड़ी भी चला के चले जाए ना, तो भी नहीं इतनी जल्दी खत्म हो सकता। इट इज सच अ लॉन्ग एंड ट्रेचरस काइंड ऑफ अ डिवीजन। दूसरी बात है कि यहां पर सेंसस, यहां पर मैप्स, बड़ी इंट्रिकेट नॉलेज चाहिए यार कंट्री डिवाइड करने के लिए। एक छोटा सा टाउन डिवाइड करना पड़ता है तो कितना कितना मेहनत लगती है। तो ये रैडक्लिफ साहब ने कुछ करना वरना था नहीं, उन्होंने एक लाइन लकीर खींच दी, और वो लकीर यूजलेस ही लाइन थी, उसमें इतना डिस्प्यूट है कि आज तक हम इस लाइन पर लड़ रहे, लेकिन उस लाइन को रैडक्लिफ लाइन बोला जाता है। ओके, और वो रैडक्लिफ लाइन हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। ऑन बोथ द साइड्स यू हैव द रैडक्लिफ लाइन, और इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए। लेकिन सर आपने तो कुछ और बोला था कि भाई आपने तो प्रिंसली स्टेट्स की बात ही नहीं करी। बिल्कुल सही बात। ओके, ये तो बात किसी ने बोला ही नहीं।
प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में मौका दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि डियर प्रिंसली स्टेट्स, तुमको क्या किसके साथ ज्वाइन करना है, तुम्हें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है कि फ्री रहना है, ये तुम्हारी चॉइस है, हमें कोई मतलब नहीं, हम चले। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। तो ब्रिटिशर्स ने बोला भाई हम तो चले, अब तुम अपने आप फैसला कर लो। नाउ 552 प्रिंसली स्टेट्स, 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की तरफ थे, ओके, आउट ऑफ द 565 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 552 प्रिंसली स्टेट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया द ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया श्री वल्लभ भाई पटेल साहब ने। वल्लभ भाई पटेल साहब सबके पास गए और बोला देखो तुम्हारे पास चॉइस है, इंडिया ज्वाइन करना है कर लो, दैट इज साइन व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। करीब करीब सब लोगों ने, प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री कर लिया, ज्यादातर डिप्लोमेटिक मेजर से। 3 लोगों को प्रॉब्लम थी, 3 प्रिंसली स्टेट्स को प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुई। नंबर 1 वॉज हैदराबाद, ओके, हैदराबाद को मिलिट्री मूवमेंट के साथ हमने किया। सिमिलरली द नेक्स्ट वन वॉज जूनागढ़, ओके, जूनागढ़ को भी हमने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के साथ किया। इट वॉज नॉट अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे इससे पुलिस ब्लॉकेड हुआ था और उसके बाद हमने रेफरेंडम कर दिया ना। जूनागढ़ के बाद और हैदराबाद के बाद, ओके, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ज्यादातर हेडेक थी, एंड दैट हेडेक थैंकफुली हैज नाउ बीन सेटल्ड, ओके, कंप्लीटली नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भगवान करे सब कुछ सेटल हो जाए। लेकिन ये सिचुएशन थी जो तुम्हें याद है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद राजा हरि सिंह की थी, जो अक्टूबर 26, 27, 1947 के साथ थी। तो मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली हैदराबाद उसके बाद ही हुआ था, लेकिन द पॉइंट हियर इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बड़ा मुश्किल से हमने एक यूनियन बनाया। सो जब 552 स्टेट्स बन गए तो हम इसको अब बड़े अच्छे से बोल सकते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। तो हमने फर्स्ट शेड्यूल लिखा और उसमें सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के नाम डाले। सर कहां है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? अभी तो आप कुछ और ही बता रहे थे। हाँ बेटा, अब तुमने सही पकड़ा मुझे, ओके। जब पकड़ा तो 1950 के बाद आपने सही पकड़ी। जब 1950 में हमारा देश का मैप बनाया गया तो उसमें 4 टाइप्स के अरेंजमेंट्स थे। एक स्टेट्स के थे, उनको बोला गया, स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बनाया गया। वन वॉज पार्ट ए विच इंक्लूड्स 9 प्रोविंसेस विच वर अंडर द ब्रिटिश इंडिया, तो जो प्रोविंसेस थे। पार्ट बी, उनको नाम दिया गया जो प्रिंसली स्टेट्स में थे। पार्ट सी, वो थे जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड 5 एरियाज थे, और पार्ट डी में केवल अंडमान एंड निकोबार को दबाया। नाउ द पॉइंट हियर इज 4 कैटेगरी थी। 1950 में जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो हमारे पास 4 कैटेगरीज थी। वन वॉज पार्ट ए, सेकेंड वन वॉज पार्ट बी, थर्ड वन वॉज पार्ट सी, फोर्थ वन वॉज पार्ट डी। तो हम कहां से कहां चले आए? देखो, पहले हम थे अनडिवाइडेड इंडिया में, फिर हमने बनाया इंडिया और पाकिस्तान। जब अनडिवाइडेड इंडिया में थे तो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस की अरेंजमेंट थी, ओके। उनकी अरेंजमेंट भी अलग थी और हमारी अरेंजमेंट वाज ऑब्वियसली डिफरेंट, ओके। नाउ उसके बाद हमने इनको डिवाइड किया, फिर हमें दूसरे अरेंजमेंट करनी पड़ी, हमें फिर डील करना पड़ा विद प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस तो डीकोलोनाइज हो गए, तो वो तो हम इंडिपेंडेंट हो ही गए। प्रिंसली स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके हमने एक्सीड करवाया, ओके। दे हैव एक्सीडेड टू इंडिया। वेरी गुड सर। अब हमारे पास 2 चीजें हो गई, अब इंडिया बन गया, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन अब हमारे पास हुए अब नेक्स्ट कैटेगरी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। पार्ट ए जिनको हम प्रोविंसेस बोला करते थे उसको पार्ट ए स्टेट्स बनाया। पार्ट बी जो जो प्रिंसली स्टेट्स या रजवाड़ास हुआ करते थे उनको हमने बनाया पार्ट बी। एंड पार्ट सी जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड 5 स्टेट्स है और अंडमान निकोबार को हमने डाला एज पार्ट डी। हो गया जी, यहां तक बात खत्म हो गई। देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, देखो सीक्वेंशियली जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर प्रॉब्लम हुई, नहीं सर ये तो चलेगा नहीं, अभी तो जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, अब तो हमने अलग उसको स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली
बड़ा मुश्किल हो जाता. ओके, administratively it is very difficult to handle these big provinces and princely states and so on and so forth. So हमने सोचा नहीं नहीं ये अरेंजमेंट ठीक नहीं लग रही, इसको और डिवाइड करो. अरे सर एक सवाल खत्म नहीं होता. ओके, और दूसरा सवाल स्टार्ट हो जाता है. सो नाउ हमने सोचा कि क्या बेसिस पे हम अपने यूनियन को डिवाइड कर दे. ओके, तो हमने इसको किस बेसिस पे डिवाइड कर दे. ऑलराइट, कि वो जैसा हम चाहते वैसा फंक्शन करे. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली और फिर आया कि यार लैंग्वेज पे डिवाइड कर देते. उसके लिए हमने थर्ड कमिटी 1948 एंड जेवीपी कमिटी ऑफ 1949 के रिकमेंडेशंस ली. राइट, सो हमने सोचा चलो यार ये तो हमें कमिटी का सजेशन है, लिंग्विस्टिक कमिटी. लेकिन नहीं, लैंग्वेज पे जाना सब लोगों को मंजूर नहीं था. हमें सोचा नहीं यार, it is not a very, language is a means of joining people. It is not a meaning, it is not a requirement of breaking people. लेकिन एक सिचुएशन हो गई एंड दैट सिचुएशन वाज आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश जैसे ही बना ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग टेरिटरीज. ओके, अब मैंने ये जो मैप लिया है, ऑब्वियसली इसमें अब तुम्हें मालूम है कि यू हैव टू एरियाज, वन इज तेलंगाना एंड वन इज आंध्र प्रदेश. लेकिन जो आंध्र प्रदेश ने जैसे ही एस्टैब्लिश हुआ 1953 में ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग आफ्टर अ लॉन्ग ऑपोजिशन, आई डोंट वांट टू गो इनटू हिस्ट्री, वो तुम्हारा हिस्ट्री फैकल्टी अच्छे से तुम्हें समझा देंगे. सो जब ये आंध्र प्रदेश बना, ओहो स्टोरी चेंज हो गई. द स्टोरी सेड नहीं सर, अब तो आंध्रा बन गया तो सब मांगेंगे. एंड द सो कॉल्ड दरवाजे खुल गए. ओके, द सो कॉल्ड इट स्टार्टेड व्हाट वी वर होपिंग कि ना चले, what Nehru was hoping कि ना चले for the longest time. लेकिन ultimately language became the basis. और जब language बन गया तो हमको पास करना पड़ा what is called as the State Reorganization Act of 1956. State Reorganization Act के साथ साथ हमें 7th Constitutional Amendment Act 1956 पास करना पड़ा. तो हमने 7th Constitutional Amendment Act 1956 में किया क्या? हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स की क्लासिफिकेशन एबॉलिश कर दी. हमने इस क्लासिफिकेशन को ही हटा दिया. हमने बोला ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के जो डिवीजन है इसको बंद करो. ओके, ये हमें मंजूर नहीं है. दिस वी आर नॉट रेडी टू लिव विद. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इंस्टेड इंडिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ओनली. वन कैटेगरी एज स्टेट, द अदर कैटेगरी एज यूनियन टेरिटरी. बस और कुछ नहीं. So we will have only two categories. One is state, the other one is the union territory. और हमने इसके लिए पास किया the State Reorganization Act of 1956. Now जैसे ही हमने state reorganization हुआ तो हमने अपने ही मर्जी से अपने ही बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने इंडिया के वो जो प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाले सारे स्टेट्स की अरेंजमेंट थी वो अबॉलिश कर दी. एंड इंस्टेड ऑफ दैट we started doing what is called as the state reorganization on the basis of language. So language shall be the basis. और इसके लिए हमने किया the 7th constitution, ये भूलना मत कृपा करके, 7th constitutional amendment act. और हमने बनाया हमारा एक नया political map which was based on language. alright, तो obviously मैं ये नहीं मना कर रहा कि उसके बाद हमने नहीं डिवाइड किया. okay, we divided the entire area on the basis of 7th constitutional amendment act 1956 and said that language shall be the basis. right, और India went on to a new direction. okay, and therefore अब मैं ये भी नहीं मना कर रहा हूं. तो सर यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम ये है कि आपने जो बोला वो तो तब एप्लीकेबल थी, आज मुझे नया स्टेट बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इफ इंडिया वांट्स टू फॉर्म अ न्यू स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्टिकल 3 अलाउज दैट. ओके, देयर इज नो बार. फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, increasing the boundary of a new state, decreasing the boundary of a new state, altering the boundary of a new state, altering the name of any state can be easily done by the Parliament of India. So the Parliament has got the power. Sir, Parliament has got the power? Yes, my friend. Parliament has got the power to form, increase, decrease, alter the name and alter the boundaries of a state. इसको FIDA याद रखते हैं. Okay, you can remember this as FIDA. Okay. So FIDA powers are being given, has been given to the Parliament.
एंड द पार्लियामेंट कैन डू इट। और इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें यह है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है एंड दे कैन डू इट, नो प्रॉब्लम ऑन दिस पार्ट। और उसी बेसिस पर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो कंसिडरेशन होती है उसमें प्रेसिडेंट साहब की परमिशन लेनी पड़ती है। सो नाउ वी हैव रीडिफाइंड आवर यूनियन इनटू कैटेगरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स, यानी कि वो जो पुराने पार्ट ए पार्ट बी है उनके लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी, दैट इज स्टेट्स, एंड पार्ट सी को हमने हटा दिया, ओके, और हमने नाम दे दिया द यूनियन टेरिटरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑन दिस पार्ट? नाउ फिर सर हमारे पास हमने बनाया आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या है सर? आर्टिकल 4 इज कि कोई भी इंसिडेंटल एंड एंसिलरी चेंजेस करनी है, कोई भी इंसिडेंटल या एंसिलरी चेंजेस करनी है विद रिगार्ड्स टू द आर्टिकल 1 एंड विद रिगार्ड्स टू द यूनियन एंड द स्टेट्स, वो भी पार्लियामेंट इज अलाउड टू डू दिस पार्ट। सो फर्स्ट शेड्यूल, ये मैं पूरा तो कर ही नहीं सकता था, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपके पास फर्स्ट शेड्यूल में ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव असम, तो लिखा जाएगा द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर कंप्राइज्ड इन द प्रोविंस ऑफ असम, the Khasi states and the Assam tribal areas, but excluding the territories specified in the schedule to the Assam. I hope you are understanding कि मैं एक एक वर्ड में डिफाइन करूंगा कि मेरे हिसाब से आसाम क्या है, मेरे हिसाब से आंध्रा क्या है, मेरे हिसाब से कन्नड़ क्या है, कर्नाटका क्या है। It is not that we will say Kannada speaking area. No, we will have to look at the first schedule. So you will always have to read first schedule with Article 1 and Article 4. The heading of this is the states. I hope you are understanding. यहाँ पर the states और थोड़ा आगे जाके जाएगा तो वहां पर आएगा the union territories. This will form what is called as the Union of India. India, that is Bharat. You have understood how you have to study. पूरा का पूरा structure you have to study in a sequential way. कुछ भी confusion नहीं होती अगर तुम्हें पूरी history मालूम हो। ये खुद पढ़ना कितना easy है और कितना difficult है इसका फैसला तुम कर लो। If you think that we could be of any use to you, I welcome you on my plus courses. आते टाइम पैसे बचा लो, okay? Use this code SIDLIVE. Until next time, God bless. Thank you.